तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी की जी न्यूज़ की मुहिम में आज बड़ा दिन है। कुछ ही देर में देश की सबसे बड़ी अदालत मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई पर सुनवाई शुरू कर देगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ 3 तलाक पर आज से रोजाना सुनवाई करेगी। निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए जी न्यूज़ पर इस वक्त देश का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। एक बार फिर आपको बता दें कि ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक हैं। आलिया सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ हैं, वो ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं। मौलाना मोहम्मद सूफिया निज़ामी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जैदी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ आ गए, सलाहकार हैं, वो हाजी अली और माहिम दरगाह ट्रस्ट के। और मुंबई से हमारे साथ एक मेहमान जुड़ी हैं, हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट है, हम उनको फातिमा कह के बुला सकते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हम इस चर्चा के दौरान आपका असली नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम आपको फातिमा कह के बुलाएंगे। तो फातिमा जी, आप एक बार पूरा वाकया बताएंगे, क्या हुआ था आपके साथ? जी, पहले तो मैं मौलाना लोग को अस्सलाम वालेकुम। भाई सभी को सलाम कर लीजिए, वरना इन्हें शिकायत हो जाएगी। और जी जी बोलिए अपनी बात। जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 7.5 साल हो गए। 9 महीना पहले मेरे शौहर ने मुझे मेरे घर छोड़े थे। उस दौरान वो मुझसे मिला, हफ्ते में 3-4 दिन मेरे घर रहते थे। उनकी अम्मी ने मुझे बहुत मारे थे, मेरे शौहर की अम्मी ने, तो उन्होंने मुझे मेरे घर लाके छोड़ दिए और वादा करने लगे 1 महीने में कि मैं अब घर ले रहा हूँ, अब घर ले रहा हूँ। ऐसा करते करते उनके 9 महीने हो गए। अब मेरे भाई लोग, मेरे अब्बा लोग घर उन पे ज़ोर डालने लगे कि तुम कब घर ले रहे हो, हमसे भी रिश्तेदार पूछते हैं सब। उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ, कुछ 17 फरवरी को मेरे भाई की मेरे शौहर से फ़ोन पे लड़ाई हुई। मेरा भाई उनको फोर्स करने लगा, बड़ा भाई, कि आप कब घर ले रहे हो, मेरी बहन को आपने 9 महीने से बिठाए हो, या तो आप इसका कोई हल निकालो, या आप घर लो अलग से, या मीटिंग कर लो बड़ों को बिठाकर। तो फ़ोन पे उनकी कुछ भी बहुत सी लड़ाई हुई, जो बाहर ही हुई, मुझे तो घर पे पता भी नहीं था। 18 फरवरी को मेरे शौहर घर पे आए गुस्से में दोपहर के वक़्त, और दोपहर में उन्होंने बहुत गुस्से में आके मुझे बोले, मुझे तेरे को रखना नहीं है, तेरे घर वालों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब उन्होंने ये बोले तो मैं बहुत रोने लगी उनके आगे, उनको रोकने लगी कि तुम पहले मेरी बात तो सुनो। पर मेरे शौहर रुकने को तैयार नहीं। और उस दौरान उनको रोकते रोकते मेरे हाथ में इतनी गहरी चोट लग गई, तब भी वो रुकने को तैयार नहीं। और जाते जाते उन्होंने गुस्से में एक लिफाफा फेंक के चले गए। और मैं उस वक़्त इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो गई कि मैंने अपनी अम्मी, अपने सबको आवाज़ दी। ऊपर से उन लोग सब 3रे माले पे थे, नीचे आए तो उन लोग फ़ौरन मुझे डॉक्टर के ले गए। मेरे खून पट्टी वट्टी सब करने लगे। अब नीचे सब एरिया वाले जमा हो गए, बच्चे सब नीचे खिलौने खेलने लगे। जब मैं दवाखाने से आई तो मैंने उनको जो पर्चा फेंके, मैंने वो पर्चा ढूंढी तो मुझे वो पर्चा मिला ही नहीं घर में। और ना ही मैंने वो देखी, ना ही मैंने वो सुनी कि वो क्या बोले, और वो बस फेंक के चले गए गुस्से में। अब जब मेरे अब्बा ने उनसे फ़ोन पे बात करे तो वो दूसरे दिन मेरे अब्बा के बुलाने पर मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक पर्चा फेंक दिया। अब्बा ने पूछे कि भाई हमें तो पर्चा मिला नहीं, तुमने क्या लिखा था पर्चे में? तो बोले, डैडी मैं बहुत गुस्से में था, मैंने पर्चे में कुछ ऐसे 3 अल्फाज लिख दिए जो मुझे लिखना नहीं चाहिए था। उनकी उस चीज़ की मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और मुझसे गलती हो गई, मेरी नीयत भी नहीं थी। ये सब बोलने लगे। अब बोल के उन्होंने फिर जब मेरे अब्बा ने ये बात सुनी तो उन्होंने वहाँ के आलिमों को अपने घर बुलवाए। हमारे घर 2 आलिम आए तो उनके सामने सब मसला बयान करा। तो उन्होंने यही कहा कि बोले इस तरीके से तो तलाक नहीं होती कि ना लड़की को पर्चा मिला, ना उसने सुनी, ना देखी, और ना ही उसके मुंह पे बोला गया, ना ही उसे कुछ पता है, ना पर्चा फेंकते वक्त कोई गवाह था, कोई भी मौजूद नहीं था नीचे, मैं और मेरे शौहर अकेले थे।
अब जब उन्होंने सब गलती मान ली, एक्सेप्ट कर, आलिमों के सामने मुझे निकाह में भी कबूल लिया, मेरे साथ सर पे हाथ रखे और मेरे साथ मेरे भाई के कमरे में उसके बाद 3 घंटा मियाँ बीवी की तरह रहे, मेरे साथ रात का खाना खाए 12 बजे, और 12:30 बजे रात में मुझे वादा करके गए मेरे घर वालों को कि मैं कल आकर इसको ले जाऊंगा, पक्का वादा करके जाता हूँ। और ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया कि मैं कल आ रहा हूँ उसको लेने, मैं कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। और उस हफ्ते भर के दौरान वो मुझसे फ़ोन पे 3-3, 4-4 घंटा बात करते रहे। और मैं उस दौरान उनसे पूछती भी थी कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसा शक तो नहीं है, अब भी मतलब कोई शक तो नहीं है? तो वो मुझे बोल, नहीं तू ही मेरी बीवी है, तू मेरे निकाह में है, मैं तुझे, तू मेरी बीवी है, तू मेरे निकाह में है। इस तरीके से वो करते रहे हफ्ता भर, 10 दिन तक, कि मुझे निकाह में भी बोलते रहे, बीवी भी बोलते रहे। अब फिर जब उन्होंने 10 दिन के बाद नागपुर चले गए मुफ्ती के पास, कोई हमारा जिन्होंने निकाह पढ़वाया मुफ्ती साहब ने, उन मुफ्ती साहब से मिलकर आए, तो मैं उनके घर भी गई, अपने ससुराल बिन बोले अपने घर, उनको बिना बताए अपने घर पहुंची अपनी बहन को लेकर। तब भी मेरे शौहर ने मुझे अपने घर लिया कि गुस्से में थे, बोले कि तू आई है, तो ये तेरा घर है, तू आराम से बैठ। मुझे खाना खिलाया मेरी सास के सामने ही, और मेरे साथ बेडरूम में बैठे मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की कसम खाता हूँ कि ये मसले का हल निकल गया, तू टेंशन मत ले, किसी चीज़ का रो मत, कुछ भी मत कर, मैं सब बड़े लोग को बिठाकर तुझे ले जाऊंगा। ये पर्चा फेंकने के 12 दिन की बात है। सारे मसले, मैं खुश हो गई कि कोई मतलब अब टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं बहुत ज़िद करने लगी कि अब तुम मेरे अब्बा के पास चलो, ये मसले को हल कर दो। तो उन्होंने मुझे मेरी बहन के साथ रवाना कर दिए टैक्सी में। अब उसके 3-4 दिन उन्होंने मुफ्ती अशरफ रज़ा खान नागपाड़े से जाके उन्होंने फतवा ले आए कि बोले ये निकाह टूट चुकी है और इसका हल सिर्फ हलाला है। तो मेरे अब्बा अम्मी सब हम लोग फ़ौरन भागे वो मुफ्ती साहब के पास। तो हमने यही पूछा कि ये किस तरीके से तलाक हो गई है, ना हमारे को ना पर्चा मिला, ना हमने देखा, ना सुना, और ना हमें ये, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे शौहर ने उस पर्चे में लिखा क्या था। ठीक है। अब जब मैंने मुफ्ती साहब से, वो मुफ्ती साहब मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप अपने शौहर से, हाँ बस वो मेरी बात भी नहीं सुने और मुझे उन्होंने रवाना कर दी मुफ्ती साहब ने। अब जब उन्होंने फतवा लेकर आए उसके बाद भी मैं गई तो मुफ्ती साहब का यही कहना है कि बोले वो भले ही तुम्हें मिला नहीं, वो भले ही तुमने सुना नहीं, भले ही तुमने देखा नहीं या पढ़ा नहीं, तलाक तो हो गई। ठीक है। तो मैं यही बोली मुफ्ती साहब से कि आप ये बताइए कि मेरी तलाक कैसे हो गई। ठीक फातिमा जी ना मैं, और अब तक जी 20 दिन से, ये 20 दिन पहले भी मेरे शौहर मुझसे फ़ोन पे अब भी बात करते रहे और अब भी बात करते हैं कि मुफ्ती साहब ने बोल दिया तलाक हो गई। मैंने यही कहा कि मैं तो नहीं मानती इस तलाक को, ये तो धोखा हो गया। तुम पर्चा फेंकने के बाद मुझे निकाह में भी कबूल रहे हो, तुम मेरे साथ खाना खा रहे हो, तुम मुझे कॉफ़ी पिला रहे हो, ठीक है, और फिर बोल रहे हो 12 दिन के बाद की तलाक हो गई, इसका हल हलाला है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास फातिमा जी। जो बात आपने कही है, मैं जरा मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो हाजी अली दरगाह के, माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं, सलाहकार हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। मुफ्ती साहब, अब इसको सुनने के बाद भी क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हलाला का कारोबार चलाते रहने के लिए इस तरह के तलाक को मान्यता दे देते हैं, और उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि ये ट्रिपल तलाक का जो एक हथियार आप लोगों ने दिया है, अब उसको रोक लगा दी जाए? रोहित जी, आज बहुत ही अच्छी तरीके से गुफ्तगू हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि अच्छे पैनलिस्ट हैं और सब अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को कम से कम सुन रहे हैं और समझ लेट आए हैं मुफ्ती साहब। आज मैं चंद बातें 9 से 10:30 तक रहते तो आपका ये मुगालता दूर हो जाता कि बड़े सम्मान से बात हो रही है यहाँ पर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ मैं कि सम्मान से बात करें सब एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसे लोग बैठे हैं सर पैनल में जो पढ़े लिखे हैं, मौलाना है, पढ़ाने का काम करते हैं, और फिर कहते हैं कि बेहूदी औरतों को बुला लिया। बहरहाल इससे आगे बढ़ चुके हैं हम, आप अपनी बात रखें। जो इन्होंने अभी मोहतरमा ने बात कही है और जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल, मैं आपको इस बहुत ही सुधरी हुई बात और सुलझी हुई बात बता दूं। उस शख्स ने, हमारी बहन को, फातिमा को, अगर उस शख्स ने तलाक की वो चिट्ठी लिख करके भेजी थी
और उसने कहा कि वो गुम हो गई और उन्हें मिला नहीं। जब वो दोबारा वो उसका शौहर आया तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने वो तलाक के अल्फाज लिख करके चिट्ठी पे डाले थे, यानी कि उसने इस तलाक के देने को इतराफ़ कर लिया। और जब तलाक देने का इतराफ़ कर लेता है तो उस शौहर के साथ उसने ज़िंदगी आगे गुजारना अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के कलाम की मुखालिफत करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमाया है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, और अगर किसी ने किसी औरत को तलाक दे दिया तो अब वो उसके लिए हलाल हो नहीं सकती। कॉफ़ी पिलाने से, खाना खिलाने से, दस्ते शफ़क़त सर पर रखने से वो बीवी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो निकाह के परविधान नहीं होते या फिर तलाक के परविधान नहीं होते। वो शख्स अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने तलाक के अल्फाज लिखे हैं तो यकीनन वो तलाक वाकई नहीं होता। लेकिन अगर उस शख्स ने थी कि उन्होंने मैंने गुस्से में कही थी ये बात और मुझसे गलती हुई, उन्होंने गलती भी तो एक्सेप्ट की थी। गुस्से में कई बात क्या उन्होंने ये भी तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने फातिमा ने बताया है कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्से में ये बात कही थी।